Hello everyone, welcome back to Taste Sathi. So we were on a 100 days quick revision series for the UPPCS prelims 2024 और अभी तक हम जो है इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं. टुडे इज द डे 13 और हमने अभी तक मोटे तौर पे जो है लगभग द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी वी हैव कवर्ड सो फार. और लास्ट सेशंस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस को कवर किया जहाँ पे हमने भारत के चट्टानों के बारे में देखा था एंड देन वी विल टू द भारत के खनिज संसाधनों के बारे में. ये जो सेगमेंट है चट्टान और खनिज संसाधन का, ये मैंने आपको बार बार कहा है कि दिस इज द सच सेगमेंट यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, वो आता ही आता है. तो इसे आपको बिल्कुल जो है बाय हार्ट प्रिपेयर करने की जरूरत है. देयर आर फ्यू टॉपिक जो मैंने आपको इनिशियल सेशंस में मेंशन किया था, जहाँ से आपको रेगुलरली हर दिन एक क्वेश्चन, हर बार हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है. द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज लिटरली आपको फैक्चुअल वन, बट द ट्रेंड जो आजकल चेंज करता जा रहा है यूपीपीएससी, यू हैव टू प्रिपेयर द थिंग विथ एज सच कि आपकी फैक्चुअल रिचनेस भी होनी चाहिए और आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. तो दोनों चीज़ों का एक ब्लेंड हमारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जामिनेशन. आज के सेशन में हम जो है भारत में ऊर्जा खनिज संसाधनों के बारे में बात करेंगे. सो इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव कम कि हमने यहाँ पे खनिजों के बारे में देखना शुरू किया था और खनिजों में हमने धात्विक खनिजों के बारे में देखा, अधात्विक खनिजों के बारे में देखा, जिसके अंदर हमने लॉ आयोग जैसे में आयरन के बारे में देखा था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखा, हमने मैग्नीज के बारे में देखा, मैग्नीज के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखा, तांबा देखा, बॉक्साइट देखा, सोना देखा, चांदी देखा, सीसा देखा, जिंक देखा. तो इन सभी के जो हमने एक डिटेल जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि ये कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, कहाँ कहाँ ये वितरण आपको इसकी जो है वो मिलती है. अब जो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो सेशंस मैंने आपको करा दी है, ठीक है, बिकॉज वी आर इन द क्विक रिवीजन ना, हम क्विक रिवीजन में हैं. अगर इसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो देन वी विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू कंज्यूम दैट सच कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं. क्योंकि जब हम मेंस पर्सपेक्टिव में आंसर लिखते हैं तो हमें सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, वी हैव टू लिंक इट टू डू द डिफरेंट डिफरेंट थिंग है. हमें गवर्नमेंट की मिनरल डेटाज को पढ़ना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट की मिनरल बुक पूरी पढ़नी पड़ती है, मिनरल पॉलिसीज़ को पढ़नी पड़ती है, फिर उसको हम एरिया के अकॉर्डिंग एसोसिएट करते हैं. जब हम इंडस्ट्रीज़ पढ़ते हैं तो फिर इंडस्ट्रीज़ और मिनरल उसके बारे में पढ़ते हैं. तो फिर जाके हम जो है, जैसे अगर आपको मुख्य परीक्षा में सीधा पूछ दिया जाएगा कि भारत में लौह क्षेत्रों के वितरण के बारे में जो है चर्चा करें, तो आप सिर्फ वहाँ पे एक सिंपल फैक्ट्स की तरह बस लोकेशन नहीं दिखा देंगे कि दिस इज समथिंग. आपको वहाँ पे एक पूरी डिटेल दिखानी पड़ेगी कि इंडिया के किन रीजन में मिलती है और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार की मिलती है. वहाँ पे आपको कुछ डेटाज भी वहाँ पे जो है पुट करने पड़ेंगे. सो देर आर द लॉट्स ऑफ थिंग जो कि हम जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं तो करते हैं, बिकॉज वी आर एयर फॉर द प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स के सीरीज में हम प्रीलिम्स के जैसे फैक्चुअल पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा है उसको हम कर रहे हैं. ये चीज़ें आपको जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू. नाउ आपको यहाँ पर जो है हमने उसके बाद खनिज में धात्विक अधात्विक के बारे में पूरा देख लिया है. आज का जो हमारा सेशन है वो ऊर्जा खनिज के बारे में है, जिसके अंदर हम कोयला, खनिज तेल, खनिज गैस और आणविक खनिज जैसे जो है उनके बारे में जो है हम बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि लॉ एस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो कोयले के ऊपर मिलेगा. तो कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिक है. नाउ जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा हमें दो प्रकार का दिखता है. एक तो परंपरागत जो कन्वेंशनल है, दूसरा कि नॉन कन्वेंशनल, या आप इसे एक तरीके से देखते हैं जिसे हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाओं के रूप में भी विभाजित करते हैं. परंपरागत ऊर्जा सोर्स का मतलब ऐसी ऊर्जा सोर्स है जो कंटिन्यूसली जो है इनिशियल स्टेज से चलती आ रही है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके परंपरागत. और गैर परंपरागत के अंतर्गत आप बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपके जो है वो गैर परंपरागत के अंदर. इसके अलावा आप देखते हैं आप रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल यानी नवीकरणीय और जो है और नवीकरणीय के बीच में भी हम विभाजन करते हैं. तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलता है, ऐसे संसाधन देखने को मिलते हैं जो बार बार बदल सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे. और कुछ ऐसे हैं जो एक बार कंज्यूम हो गए तो खत्म हो गए, तो फिर वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाले. तो इस तरीके से हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी उसे हम संसाधनों के रूप में हम विभाजित करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द कोयला. जब हम कोयला की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोयला बेसिकली है क्या. एक हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एक निर्मित जो है, बेसिकली कार्बन इसका मेजरमेंट आपका ये है, मेजर इंक्रीमेंट है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है. और एक लेयर्ड रॉक है, आपको ये क्या होता है, लेयर के रूप में देखने को मिलेगा. पृथ्वी के अंदर में, भूपट्टी के अंदर में आपको नीचे सतह पर आपको ये लेयर के रूप में देखने को मिलता है.
ठीक है, निर्माण कैसे होता है? जीवाश्मों के लंबे समय तक दबे रहने के कारण, इस पे तापमान और दबाव के कारण ये क्या होता है, कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको कोयला का निर्माण देखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रकार का जीवाश्म से निर्मित ईंधन का ये क्या है, उदाहरण है। भारत में अगर आप देखेंगे ना, तो भारत में जो कोयला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की आज भी हमारी 50% 54% जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? कोल पे डिपेंड करती है, तापीय प्रकार की ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है, और उसमें कोयला सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा विद्युत उत्पादन में। तो इसलिए कोयला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 50% आपकी जो आज भी हमारे इंडिया की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहीं से होती है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड इसे कहा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दी कोयला की फॉर्मेशन आपको बिल्कुल जो है वो समझ में आनी चाहिए। लास्ट सेशन में जब मैं आपको करा रहा था तो मैं आपको एक पीरियड में ले गया था, जिस पीरियड का नाम था गोंडवाना पीरियड, है ना, गोंडवाना पीरियड, जिसे हम गोंडवाना काल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि उस गोंडवाना काल में कुछ बातें हुई थी। क्या हुई थी? इस गोंडवाना काल में मैंने आपको कहा था कि भारत में कई सारी भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। ये जो भ्रंश घाटियां थी, इन भ्रंश घाटी में नदी प्रवाहित होती थी। इन भ्रंश घाटियों में क्या हुआ कि जो वेजिटेशन, जो वनस्पतियां इससे पूर्व में यहाँ पर हुआ करती थी, बहुत ही घने वनस्पतियां होती थी, ये सभी जाके इन भ्रंश घाटियों में नीचे जाके दब गए। और मैंने आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझाया था कि ये नीचे जाके दबे, और दब जाने के कारण कालांतर में आज आपको देखने को मिलेगा कि एक लंबे समय के बाद ये कोयले के रूप में बदल गया है। यानी हमारा जो कोयला का स्रोत है वो गोंडवाना पीरियड के है। गोंडवाना पीरियड से ही इसकी जो है निर्माण हुई है। गोंडवाना काल के कोयले हमें देखने को मिलते हैं, गोंडवाना काल की संरचनाओं में देखने को मिलता है, गोंडवाना टाइम के रॉक सिस्टम में हमें कोयला देखने को मिलता है। जब भी हम भारत में कोयले की संरचना की बात करते हैं कि कोयला हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिंपल सी कहानी है कि वेजिटेशन यानी कि जीवाश्म होगा, वेजिटेशन जाके दबेगा, उन क्षेत्र में मिलेगा। तो सबसे मेजर तो हमें गोंडवाना में देखने को मिलता है। दूसरा टर्शियरी पीरियड में भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे हिमालय का निर्माण हुआ, इससे पहले यहाँ पे जीवाश्म पेड़ पौधे रहे होंगे, वनस्पतियाँ रही होंगी, वो जाके दब गया, और दबने के बाद कोयला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये सभी उदाहरण है जीवाश्म ईंधन के। तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो आपको कोल मिलता है, कोयला मिलता है, वो टर्सरी काल में भी मिलेगा, लेकिन जो मेजोरिटी है 99.5% यू विल गेट इन द गोंडवाना, गोंडवाना के काल में आपको मिलेगा। और उसमें भी कहाँ मिलता है हमें, ये जितनी भी महत्वपूर्ण नदी घाटियाँ हैं उसमें आपको ये कोयला देखने को, चाहे आप दामोदर की बात करें, सोन की बात करें, महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, पेच की बात करें, वर्धा की बात करें, ये जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों में आपको जो है वो क्या होगा, आपको यहाँ पे इसकी जो है कोयला क्षेत्र देखने को मिले। तो भारत में कोयला क्षेत्र को समझना बहुत आसान है, बस हमें उन खनन क्षेत्रों के नाम को थोड़ा सा क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि कोयला जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कोयला जो है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एक जिसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। क्यों होता है बेस्ट क्वालिटी का? ये स्मोक लगभग धुआं नहीं देता, कार्बन इमिशन नहीं करता। दूसरा, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, लगभग 80 to 90% जो है इसमें कार्बन आपको देखने को मिलेगा। देन सेकेंड वन इज व्हाट वी कॉल द बिटुमिनस। बिटुमिनस सेकेंड प्रकार का जो होता है, ये एंथ्रासाइट से थोड़ा कम होता है, ये 70 to 80% लगभग कार्बन कंटेन करता है, कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा जो है कम क्वालिटी का होता है। देन लिग्नाइट इज देयर, ठीक है, जो कि आपको लगभग 60 to 80 70 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा इसमें कार्बन परसेंटेज। और सबसे जो लोएस्ट होता है हमारा पीट होता है, मोर देन लगभग 45% से भी कम जो होता है इसमें जो है वो कार्बन प्रेजेंस होती है। बहुत ज़्यादा धुआं करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करता है ये, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो ये अच्छे से जलता भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो एंथ्रासाइट की होती है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आपको कोयला देखने को मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का मिलता है। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हमें भारत में देखने को मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो सर्वाधिक कोयला आपको देखने को मिलेगा वो बिटुमिनस टाइप का देखने को मिलता है। हमारे यहाँ एंथ्रासाइट टाइप की कोयला नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक ट्रेसेस के रूप में हिमालयन रीजन्स में आपको कश्मीर मिलेगा। बट जो हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ जो आपका कोल है वो कहाँ है, वो बिटुमिनस टाइप का है। कम पार्ट थोड़ा बहुत आपको एंथ्रासाइट देखने को मिलेगा, बट मेजोरिटी आर द बिटुमिनस टाइप, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। नाउ व्हेन वी कम टू द आपका इंडिया में कोल के जो है स्टोरेज के बारे में, तो देखिए जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोल आपको देखने को मिलेगा वो झारखंड में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ कोल आपको कहाँ है, झारखंड में। देन उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश फॉलो अप करता है आपको। लेकिन जो रैंक 1 है सबसे ज़्यादा कोल कहाँ, झारखंड के अंदर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं भारत में कोयला खनन क्षेत्रों को, और सबसे पहले झारखंड ही चलते हैं। लेकिन हम इसे स्टेट बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम इसे नदी घाटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा बहुत अच्छे से, यू रिमेंबर, दिस वॉज द रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल द छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ पर झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है ना। और इसी छोटा नागपुर पठार पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। ये दामोदर बाद में हुगली में जाके मिल जाती है। तो आपको पता है कि दामोदर नदी जो है ये आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगी, दामोदर। और ये जो नदी है वो भारत में किस प्रकार की नदी है, ये नदी उदाहरण है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, है ना। भारत की 4 ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में है, तो निश्चित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गोंडवाना काल के जो हैं यहाँ पर क्या होगा, कोयले आपको देखने को मिलेंगे। ये नदी आपको दामोदर, और इतना ही नहीं बल्कि ये भारत में सर्वाधिक जो है वो क्या है, कोयले का क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोयला है वो झारखंड में है, वो दामोदर घाटी वैली में है। तो संचित के आधार पर आप देखेंगे तो भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करते ही ये मैदानी क्षेत्र में चली जाती है। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा आपको यहाँ पर क्या होगा, कोयला खनन क्षेत्र दिखेगा। तो एकदम नाम आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए कि जब भी बात आएगी झरिया, तो झरिया खनन क्षेत्र कहाँ पे है, तो झरिया खनन क्षेत्र झारखंड के अंदर में है। ठीक है, झरिया कहाँ है, तो झारखंड में है। और किस नदी पे, तो दामोदर के किनारे है। इस तरीके से बस आपको ये क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि झरिया कहाँ, झारखंड, झारखंड में कहाँ, दिस इज द रीजन। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रपुरा है, बोकारो है, गिरिडीह है, कर्णपुरा है, रामगढ़ है, ये सब आपके जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, जो है कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, ये सभी झारखंड के अंदर में है, दामोदर घाटी वैली में है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम ध्यान रखना है, वो झरिया याद रखना है कि झरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपके जो है वो क्या है, दे आर द अनदर आपका जो है सेकेंड वन। क्लियर। तो यहाँ पर आपका दामोदर, और दामोदर नदी पे सबसे महत्वपूर्ण है हमारा झरिया। झरिया अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दिखाई देगा, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, झरिया को। नाउ द सेकेंड वन इज कि यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड में और भी छोटे छोटे हैं, चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। पश्चिम बंगाल में आपको रानीगंज दिखेगा। भारत में जो कोयला उत्खनन हुआ है उसका कार्य लगभग 1744 ईस्वी में शुरू हुआ था, और ये सबसे पहले रानीगंज में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रानीगंज इन द पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज में आपको यहाँ पे 1774 के अंदर में, 1744 के अंदर में ये आपको पहला जो है वो कोयला खनन जो है यहाँ पे प्रारंभ होगा ब्रिटिश टाइम में। एंड दिस इज द थिंग। क्लियर है। नाउ इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द सेकेंड वन, द मेजर आपका जो है कोयला क्षेत्र, जो कि है सोन नदी घाटी में। ठीक है, सोन नदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और सोन नदी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, इसका मेजर मैक्सिमम जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और जब भी सोन नदी की बात आए तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सिंगरौली खनन क्षेत्र को। ये जो सिंगरौली है ना, ये आपको सोन नदी पे देखने को मिलेगा। देखिए यूपीपीसीएस के अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखेंगे पीवाईक्यू को, तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। एक तो आपको जैसे दे दिया गया कि ये झरिया है, ये सिंगरौली है, ये सिंगरैनी है, ये तालचेर है, और आपको नदी दे दिया जाएगा कि महानदी है, सोन है, गोदावरी, ऐसे करके दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि मैच करिए। एक तो आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपको दे दिया जाएगा और स्टेट दे दिया जाएगा और आपको मैच करना होगा। ठीक है, ये दो टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, और इसके अलावा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो हमें इंपॉर्टेंट जो खनन क्षेत्र हैं, जैसे सिंगरौली है, कहाँ है, एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, सोन घाटी में। अब सोन नदी कहाँ है, अगर मैं इसी मैप के ऊपर आऊँ तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज व्हाट वी कॉल द अमरकंटक। ठीक है, ये मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज में अमरकंटक,
और इसी अमरकंटक से निकलती है एक नदी जो कि आपका क्या नाम है उसका, सोन। सोन निकलती है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बॉर्डर टच करते हुए बिहार में जाके गंगा में चली जाती है। तो इन द रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश के अंदर में आपको क्या होगा, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एमपी के अंदर में, ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में एमपी के अंदर में यहां पर आपको दिखेगी सिंगरौली। सिंगरौली नदी कौन सी है, सोन है। ठीक है, नदी कौन सी है, ये सोन नदी है। सोन नदी पे मध्य प्रदेश के अंदर में सिंगरौली आपको जो है कोयला खनन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। तो झरिया, सिंगरौली, सोन नदी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे सोहागपुर हो गया, उमरिया इज इंपॉर्टेंट, उमरिया भी आपको देखने को मिलता है, ताता पानी देखने को मिलता है, रामकोला देखने को मिलता है। तब ताता पानी की बात करिए या उमरिया की बात करिए, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्या है, कोयला क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण सिंगरौली है, इसके बाद आपको ये दोनों भी क्या करने हैं, ध्यान में रखने। कई बार छोटे वाले भी दे दिए जाएंगे एक आध दो एग्जाम्पल में, जनरली मेजर वाला दिया जाता है। तो सिंगरौली आपको यहाँ पे ध्यान में, झड़िया, दामोदर, सिंगरौली, सोन। नाउ द नेक्स्ट वन इज आवर महानदी। महानदी की जब भी बात करेंगे तो आपको पता है महानदी में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हेन वी कम टू द महानदी, तो महानदी आपको देखने को मिलेगा कि वो छत्तीसगढ़ से फ्लो करती हुई और आपको जो है वो उड़ीसा में जाके ड्रेन कर जाती है। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। इसमें कई सारे आपको महत्वपूर्ण जो है वो क्या होंगे, देखने को मिलेंगे कोयला क्षेत्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोरबा, कोरबा आपको यहां पर देखने को मिलेगा इन द छत्तीसगढ़। कोरबा, कोरबा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोरबा कहाँ है, महानदी के ऊपर है, लेकिन कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, एंड द सेकेंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द उड़ीसा इज तालचेर। ठीक है, ये आपसे खूब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तालचेर कहाँ है, तो तालचेर है उड़ीसा के अंदर में। तालचेर, तालचेर इन द उड़ीसा नदी है महानदी, ये ध्यान रखिएगा, नदी मत भूल जाइएगा। महानदी के ऊपर ही है कोरबा भी और महानदी के ऊपर ही है तालचेर भी, है ना। अगर इसको मैप पे देखेंगे, सेम मैप पे ही देख लें, तो अगर यहाँ आप देखेंगे, दिस इज द आपका रीजन, कुछ यहाँ पर आपकी महानदी इस तरीके से फ्लो करती है। तो पहला आपको जो यहाँ पर दिखेगा, डेट व्हाट वी कॉल द कोरबा, यहाँ जो आपका है वो कोरबा है। कोरबा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड तालचेर। ये तालचेर जो है वो उड़ीसा के अंदर है, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। इतनी बात बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, महानदी के ऊपर है। तो तालचेर की बात कर ली हमने, कोरबा की बात कर ली, झड़िया, सिंगरौली, तालचेर, कोरबा। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्या है, वो कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विश्रामपुर है, झिलमिल चिरमिरी है, या रामपुर हिंगड़ी है, ये सब भी आपके महत्वपूर्ण जो है वो कोयला क्षेत्र हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र वो आपका कौन सा है, तालचेर है ना। ये आपको क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से ध्यान में रखना है। नाउ व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल द गोदावरी। जब हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब गोदावरी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो कोयला क्षेत्र आपको है वो तेलंगाना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो कोयला खनिज क्षेत्र है वो है सिंगरैनी। सिंगरैनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंगरैनी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करीमनगर भी है, इसके अलावा खम्मम भी है, इसके अलावा वारंगल है। मैंने आपको करीमनगर में बताया भी था कि लॉ एस का वहाँ पे है, खम्मम है, वारंगल है, तंदूर और सस्ती भी आपको तेलंगाना के अंदर दिखेगा। लेकिन जब भी हम गोदावरी की बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण हमें दिखेगा वो है सिंगरैनी। अब ये सिंगरैनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार क्या होता है कि कई बार आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा किसके अंदर। एक तो नदी हमारी हो गई यहाँ पे सोन, जिसके ऊपर में है सिंगरौली। दूसरी नदी है हमारी यहाँ पे कौन सी, गोदावरी। और गोदावरी में आपको यहाँ पर जो है गोदावरी, और गोदावरी में आपको यहाँ पर दिखेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंगरैनी। ये आपको टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना, सिंगरैनी। ठीक है, ये सिंगरैनी है, ये सिंगरौली है।
तो झरिया हो गया, सिंगरौली हो गया, तालचर हो गया, कोरबा हो गया, सिंगरैनी हो गया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आपके जो हैं वो क्या है, कोयला खनन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये गोदावरी के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द वर्धा। और अगर आपको वर्धा याद हो तो वर्धा पर आपको पता है वर्धा इज द आपका ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, और उसमें भी आपको पता है ये ट्रिब्यूटरी किसकी, आपको याद होगा अगर तो पेन गंगा, वेन गंगा, और पेन गंगा की सहायक वर्धा, देन वेन गंगा, एंड देन इट्स टर्न टू द पर्णहिता। ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था ना, याद है, पर्णहिता। तो ये जो वर्धा है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्धा के ऊपर ये भी आपको भ्रंश के रूप में दिखाई देगा, और वर्धा के पास आपको देखने को मिलेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कामपट्टी इन द नागपुर, चंद्रपुर, वलारपुर। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कामपट्टी और चंद्रपुर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो है दिखाएगा। मैं सेम मैप के ऊपर ही दिखाता हूँ ताकि आपको बार बार यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आपकी सहायक नदी के रूप में गोदावरी में पेनगंगा वेनगंगा इस तरीके से है, और मैं सीधा वर्धा ही लिख रहा हूँ। मुझे पता है डायरेक्ट ये सहायक नहीं है, पर आप समझने के लिए बस इसको मेंशन कर लीजिए, वर्धा, और यहाँ पर है कामपट्टी, यहाँ पर है चंद्रपुर। तो कामपट्टी जब भी ध्यान में आए तो ध्यान रखिएगा ये आपकी सहायक नदी है, किसकी, सॉरी सहायक नदी का, तो ये कोयला क्षेत्र कहाँ है, वर्धा के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो है वो मैप बेस्ट में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज सतपुड़ा। एंड व्हेन वी कम टू द सतपुड़ा, सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र, यानी बेसिकली आप देखेंगे तो तापी नदी और तापी का भ्रंश जो है सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा, यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा द सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक तो महापानी, दूसरा यहाँ पे कानन घाटी, तीसरा आपका यहाँ पे पेंच है ना। तो कानन घाटी जिसमें आपको यहाँ पर घोड़ाबाड़ी देखने को मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण घोड़बाड़ी, घोड़बाड़ी आपका इन द एमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़बाड़ी जो कि आपको सतपुड़ा में देखने को मिलेगा। पेंच में आपको पाथर खेरा देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कानन में घोड़बाड़ी और यहाँ पर आपको जो है पेंच, दी ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको। अच्छा, कई बार आपको ये हो सकता है पेंच ना हो के पंच लिखा हो कहीं पे, ठीक है, तो पंच घाटी वो वही है, ठीक है। बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपकी जो सोन नदी है ना, ठीक है, वहाँ पर आपका सोन, और उसके पहले इधर वाला सतपुड़ा, और उस बीच में आपको ये देखने को मिलेगा पेंच। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण, आपको ये देखने को मिलेगा सतपुड़ा में, क्लियर है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे राजमहल में, और राजमहल हिल्स में आपको पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लाल मटिया। ये जो लाल मटिया है ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाल मटिया प्रमुख है, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए जाना जाता है। राजमहल हिल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी राजमहल है, राजमहल के पास आपको यहाँ पे लाल मटिया आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो आपके जो है कोयला खनन क्षेत्र के रूप में दिखाई देंगे। सो दीज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है कोल माइंस इन इंडिया। ये सारे आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोल माइंस हैं, इन सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने जितने आपको मेन आपको बताए हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। झरिया, सिंगरौली, तालचेर, सिंगरैनी, कामपट्टी, चंद्रपुर, ये सारे आपके जो है वो कोरबा आपका जो है, ये सब आपका जो है महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, कोयला खनन क्षेत्र है, आपके कोल माइनिंग एरियाज है। सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ जब हम कोयला कवर अप कर लेते हैं तो कोयला के बारे में इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे अधिक जो है वो क्या है, बिटुमिनस टाइप का मिलता है। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। बिटुमिनस आपको सबसे अधिक जो है वो देखने को मिलती है। सबसे आपको जो एंथ्रासाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द अपना नेक्स्ट वन टॉपिक इज द खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो बेसिकली हम खनिज तेल के बारे में बात करेंगे। खनिज तेल भी आपको पता है कि एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम इज द आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स फ्यूल है। ये फॉसिल्स के कारण ही ये बनता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि जब एक लंबे समय तक, ठीक है, इन हाई डेप्थ जब आपकी जो है फॉसिल्स नीचे दब जाती है तो यहाँ पे फ्यूल के रूप में क्या होता है, इसका निर्माण हो जाता है। और ये जो फ्यूल होता है बेसिकली इसका एक कहीं ना कहीं वाटर सोर्स के पास प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पर ये क्या होता है, फ्यूल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपको कच्चे रूप में सेल में मिलते हैं और इसका वेदन करके जो है पेनेट्रेटिंग करके हम इसका जो है
ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करके इसको हम निकालते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको फ्यूल मिलेगा, फॉसिल्स फ्यूल मिलेगा, उसी में आपको वहाँ पे गैसेस की भी जो है वो स्टोरेज देखने को मिलेगी, या हो सकता है गैसेस अलग से भी मिले, बट जनरली ये होता है कि जहाँ फ्यूल होता है वहाँ गैसेस भी होती है। पेट्रोलियम में आपको देखने को मिलेगा, इसको जो है क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम से बने उसके उत्पादों को। दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्लैक गोल्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक गोल्ड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कहा जाता है। नाउ भारत में अगर आप देखेंगे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में, तो आपको असम दिखेगा, गुजरात दिखेगा, पश्चिम और पूर्वी तटीय क्षेत्र दिखेगा। ये सभी जो आपको है वो भारत के अंदर क्या है, द महत्वपूर्ण जो है आपके क्या है वो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अब देखिए, जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जो कुल कच्चा तेल है वो लगभग 55% है, जबकि समुद्री भाग में आपको 45% जो है वो क्या होगा, कच्चे तेल जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना कि भारत में जो कच्चा तेल है जितना आपको देखने को मिलता है, उसमें अधिकांशतः आपका स्थलीय भाग से देखने को मिलता है। वहीं 45% ही मात्र आपको देखने को मिलेगा जो कि क्या है, आपको जो है वो समुद्री भाग में देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के ध्यान रखिएगा। ब्लैक गोल्ड क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, और पेट्रोलियम के बारे में इतनी तो पहले बेसिक बातें ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किन किन रीजन्स में आपको पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? तो जब भी हम पेट्रोलियम का आपका जो है उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्रा का जो घाटी है, यानी बेसिकली जो असम का रीजन है ना, तो असम इज द रीजन ऑफ पेट्रोलियम। सेकेंड वन इज द गुजरात कोस्ट, बेसिकली आपका जो आपका जो खंबात की खाड़ी वाला कोस्ट है यहाँ, ये वो रीजन है जहाँ पर आपको जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा यहाँ पे पेट्रोलियम। देन थर्ड वन यू कॉल द पश्चिमी, आपका जो कोस्टल एरिया है, पश्चिम का अपतटीय क्षेत्र, एंड द पूरब का जो अपतटीय क्षेत्र हमारा है, ये दोनों आपको जो है वो क्या है, दीज ऑल आर द पेट्रोलियम माइनिंग रीजन्स। ठीक है, पेट्रोलियम, यहाँ भी पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आपको पेट्रोलियम माइनिंग रीजन्स के रूप में जो है वो इन रीजन्स में क्या होता है, दिखाई देता है। ये आपके जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो पेट्रोलियम रीजन्स के रूप में दिखाई देंगे। नाउ व्हेन वी कम टू द आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि हमारा जो असम का रीजन, जब भी हम असम की बात करते हैं तो देखने को मिलेगा आपको कि असम जो है वो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र है, और आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका विस्तार जो है वो क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में आपको पूरी तरीके से दिखेगा। ठीक है, सिंस इट्स इन द रिवर वैली दैट इज वाइट कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, क्योंकि इसको वाटर रिसोर्सेज मिल गया। असम के डिगबोई में ये को क्या कहा जाता है, तेल नगरी कहा जाता है। इट वॉज द फर्स्ट जहाँ पर आपको जो है वो आपकी जो है ऑयल जो है वो क्या की प्रोड्यूसिंग शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, मोरान हुगलीगंज हो गया, रुद्र सागर लखवा हो गया, सूरमा घाटी हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द रीजन ऑफ, अगर आप देखेंगे तो पूरे दिबांग वाले रीजन से लेके पूरी सूरमा घाटी तक, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा जो असम का रीजन है, दे ऑल आर द आपका ऑयल माइनिंग एरिया। बहुत बड़े स्तर पे जो है वो ऑयल यहाँ पे क्या किया जाता है, माइन किया जाता है। क्लियर? तो ऑयल माइनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एरियाज जो है वो देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन वी कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज की गुजरात के बारे में। जब हम गुजरात के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो गुजरात में आप देखेंगे गुजरात जो है वो दूसरा सबसे बड़ा आपको तेल उत्पादक रीजन देखने को मिलेगा। तेल उत्पादन में बेसिकली यहाँ पे आपको दो बेल्ट है। एक बेल्ट तो आपको देखने को मिलेगा जो अंकलेश्वर खंबात आपका जो है बारसर वाला रीजन है, दैट इज द आपका द वन बेल्ट इज देयर। इसके अलोंग आपको एक बेल्ट दिखेगा, बेल्ट वन, एंड द सेकेंड बेल्ट इज जो आपको खेरा से लेके महासाना तक का पूरा जो रीजन है, दैट इज द रीजन आपको जो वहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज द बेल्ट टू। तो दो तरीके से आपको ये गुजरात के अंदर में दिखेगा। एक तो अंकलेश्वर देखने को मिलेगा, दूसरा खेरा, कलोल, नवगांव, कोसांबा, ये सभी जो महसाना है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट महसाना, यहाँ भी आपको जो है क्या होगा, कोई आपके जो है वो ऑयल रिफाइनिंग एरियाज आपको देखने को, ऑयल माइनिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। अंकलेश्वर में है, कलोल में है, नवगांव में, कोसाम में है, ये सभी आपके गुजरात के जो हैं बड़े जो हैं वो क्या है, तेल जो है माइनिंग है। वही यहाँ पर डिगबोई, नेहरकटिया, ये सब ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पश्चिम तटीय क्षेत्र। जब हम पश्चिम तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मुंबई है, दूसरा आपका जो बसीन एरिया है, और तीसरा आपका जो आलिया बेट है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, दिस इज द रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द पश्चिम तटीय एरिया।
और भारत में इन एरिया में अभी क्या होती है, जो है माइनिंग होती है, ठीक है, ऑयल माइनिंग होती है। सबसे पहला तो आप मुंबई हाई देखेंगे, मुंबई हाई आप देखेंगे तो देश का ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, लगभग 50% से अधिक तो यहीं पे उत्पादन हो जाता है। मुंबई के तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर बचपन से पड़े हुए हैं, आपको समुद्री तट से दूर जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इससे और आगे अगर आप बढ़ जाएंगे तो बेसिन एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको यही है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे, और आपका यहाँ मुंबई हाई है, ठीक। एंड थर्ड वन इज द आलिया बेट, जो कि आपको गुजरात वाले रीजन मैंने आपको बताया था, देयर इज अ रीजन व्हाट वी कॉल द आलिया बेट, वो भी जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, गुजरात खोल रहा हूँ। आलिया बेट आपको यहाँ पे जो नर्मदा नदी आती है, और नर्मदा नदी के पास आपको जो है ये उसके मुहाने पे ही आपको दिखता है, जिसका नाम है, यहाँ द्वारिका बेट है, यहाँ आलिया बेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आलिया बेट। तो ये सारे वो रीजन्स है जहाँ पर आपको जो है वो क्या होता है, ऑयल माइनिंग की जाती है। मुंबई हाई में, आलिया भट्ट में, बेसिन एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो मुंबई हाई जो है वो आपको जो है वो उसकी यहाँ की जो खोज थी वो 1974 में हो गई थी, और 1976 से यहाँ पे जो है पहला तेल उत्पादन जो है वो शुरू हो गया था। तो मुंबई हाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के 50% से ज़्यादा जो है वो तेल उत्पादन यहीं से होता है। इसके अलावा बेसिन एरिया है, देन आपका जो है बेसिन एरिया के बाद आलिया भट्ट आपका जो है यहाँ पे वो महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र है। नाउ जब भी हम पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आपको दो बेसिन्स देखने को मिलेगा, एक जिसे हम केजी बेसिन्स कहते हैं, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, जो कि आपको गोदावरी तले आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तंजौर तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है जो कि कृष्णा और गोदावरी का है, इस कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा जो है क्या आती है, आपकी जो है वो यहाँ पे ऑयल माइनिंग की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है। हाल ही में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे जो है वो तेल मिलते रहते हैं, उसके कुएं जो है मिलते रहते हैं, और वी आर माइनिंग इट, ठीक है। और ये बहुत रीजन है जहाँ पे भी और भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली हम इन रीजन्स को रावा एरिया कहते हैं। ये टर्म अगर कभी आए तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द रावा एरिया। हम इसे रावा एरिया के रूप में भी जो है वो जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिस इज समथिंग विच वी कॉल, लेट मी ड्रॉ टू यू, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो हमने यहाँ पर पहला तो देखा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, तो एक तो हमने यहाँ पे मुंबई हाई देखा, मुंबई हाई, देन वी सी द बेसिन एरिया कंप्लीटली, एंड देन हमने यहाँ पे देखा आलिया भट्ट। सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी दो रिवर है गोदावरी और कृष्णा, और ये जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, इस रीजन को बेसिकली रावा एरिया कहा जाता है। ये जो रावा है ना, ये जो रावा क्षेत्र है ना, ये फेमस है किसके लिए, ऑयल के लिए और गैसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पे नेचुरल ऑयल और गैसेस, इसके बारे में आपको बहुत सारे जो हैं वो माइंस देखने को मिलेंगे केजी बेसिन एरिया में। इसके अलावा जो हमारा दूसरा बेसिन एरिया है वो कावेरी में है, नारीमन और कोविलपुर में आपको देखने को मिलेगा, और चेन्नई के पास तमिलनाडु में पनाईगुड़ी, ये आपको जो है देखने को मिलेगा। तो कावेरी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट वन इज द नारीमनम, और दूसरा आपका कोविलपल्ला, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पनाईगुड़ी है, पनाईगुड़ी इज द इम्पॉर्टेंट। इसी पनाईगुड़ी में आपको यहाँ पर जो है गैसेस की भी पॉसिबिलिटीज दिखती है। तो पनाईगुड़ी इज इन द तमिलनाडु, इज इम्पॉर्टेंट ओवर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पनाईगुड़ी। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो प्राकृतिक जो है वो तेल क्षेत्र जो है आपका, वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी थी। ये सारी जो है आपके रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी जो है वो ऑयल जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपको इंडिया में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ हैं। गंगा बेसिन्स में बात की जाती है, केरल वाले बेसिन्स पे भी देखा जाता है, कुछ राजस्थान के एरियाज़ में भी बात की जा रही है, बट जो अभी हमारे पास नून एरियाज़ हैं वो यही एरिया है जहाँ पे हम फिलहाल तो क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द माइनिंग, ऑयल माइनिंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द आपका गैस। अब देखो गैस तो सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ खनिज तेल होगा वहाँ गैस होगा, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तेल के भंडार के ऊपर संस्तर में ये रहता है, जहाँ आपकी मतलब ऑयल रहती है उसी में ऊपर में पहले ये गैस होता है। जब ड्रिलिंग होती है तो पहले गैस एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ऑयल निकाला जाता है। एक स्वच्छ ऊर्जा ईंधन है, इसका उपयोग ऊर्जा और उर्वरक उद्योगों में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक जो प्राकृतिक गैस है वो आपको बॉम्बे हाई में ही क्या होता है, यहीं पे ओरिजिन होता है। तो बॉम्बे हाई इज़ द
नोन फॉर दिस एरिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो है गैस के एरिया में तो एक तो असम मेघालय का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सेम एरिया जहाँ पे पेट्रोलियम होता है। देन आपका यहाँ पे जो है रावा में आपको देखने को मिलेगा, पेरनागोई आपको पेरानगुलम देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो सारे एरिया हैं जहाँ पे आपकी प्राकृतिक गैस जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जहाँ जहाँ पेट्रोलियम, वहाँ वहाँ आपकी जो है प्राकृतिक गैस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉल द ऑयल रिफाइनरी। ये जो ऑयल रिफाइनरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो है एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं कि ऑयल रिफाइनरी आपका जो है, ठीक है क्या। अब व्हेन वी कम टू द ऑयल रिफाइनरी, आप देखेंगे तो इंडिया जो है ऑयल रिफाइनिंग का एक हब है। देखेंगे आपने देखा भी होगा इस बार की जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टर इंडिया बन गया था ऑयल का। तो अचानक से दुनिया को लगा ये एक्सपोर्टर कैसे बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं होता कि हम जो है इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी हमारे यहाँ, तो हमने कच्चा खरीदा, उसको रिफाइन किया और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो वी वर द लीडिंग वन, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं रिफाइन करके, क्योंकि हम रिफाइनिंग हब हैं इन वर्ल्ड में। चौथा हम जो है वो सबसे बड़े रिफाइनिंग हब के रूप में दिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूएसए द सेकेंड वन, आपको चाइना है एंड रसिया, उसके बाद किसी की पोजीशन आती है तो वो इंडिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन हमारी होल्ड होती है। अगर आप भारत में देखेंगे रिफाइनरी के बारे में, तो इंडिया में टोटल 23 जो है वो ऑयल रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो 18 है वो सार्वजनिक क्षेत्र का है, मतलब गवर्नमेंट का है। उसके बाद 2 आपको जो है वो आपको संयुक्त मिलेगा, मतलब उसमें पार्टनरशिप ही है। और 3 आपको ऐसे रिफाइनरीज देखने को मिलेंगे जो प्राइवेट आपके जो है वो ओन करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर टोटल जो है अभी 23 जो है वो क्या है, ऑयल रिफाइनरीज है। एंड दीज आर द आपका रीजन जहाँ पर आपको ये रिफाइनरीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे भारत में रिफाइनरीज के बारे में, तो रिफाइनरी को हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। एक ऐसी रिफाइनरी जो बंदरगाह आधारित है, दूसरा बाजार आधारित, और तीसरा कच्चा माल आधारित। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ रिफाइनरी ऐसी बनी हुई है जो आपके कोस्ट के पास है, यहाँ से ऑयल आती है, या यहाँ से हम ऑयल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा आपको मिलेगा देयर आर सम रिफाइनरी जो बाजार आधारित है, यानी वो आपको इन द मिडिल मिलेगा, जहाँ से रिफाइन होके वो मार्केट को सीधा सप्लाई करती है। एंड देयर आर सम रिफाइनरी जो कच्चा माल आधारित है, मतलब कि वहाँ पे कच्चा माल के रूप में तेल ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ रिफाइनरी वहीं से निकाला, वहीं रिफाइन किया, फिर जो है एक्सपोर्ट किया। तो चलिए इसे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम बंदरगाह आधारित तेल शोधन कारखानाओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर में आपको जामनगर दिखेगा, वाडीनार दिखेगा, है ना। ये आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको, अच्छा एग्जाम के अंदर में आपसे क्या होता है ना, कई बार रिफाइनरीज का जो है ओनर जो है वो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन है। जैसे अगर आप जामनगर का देखेंगे तो आपको यहाँ पे आरपीएल यानी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, रिलायंस की आपकी जो ये क्या है, और ये आपको पता है ये इंडिया की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जो है रिफाइनरी है, मतलब सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी आपको ये इंडिया की देखने को मिलेगी इन द जामनगर, इन द आपका कहाँ पे, गुजरात में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाडीनार जो है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। वाडीनार भी आपका जो है वो क्या है, एक मतलब निजी क्षेत्र का ही है। आपको ये एसर के द्वारा जो है वो क्या होता है, वो रूल किया जाता है। एसर इज अ कंपनी ओवर देयर, तो एसर कंपनी के द्वारा जो है ये क्या है, ऑयल रिफाइनरी आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर आपको ट्रॉम्बे है, देन आपका रत्नागिरी है, मैंगलोर है, कोची है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रॉम्बे एंड रत्नागिरी इन द महाराष्ट्र, मैंगलोर आपको यहाँ पर जो है इन द कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कोची केरला में देखने को मिलेगा। ये आपके ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया के अंदर में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हल्दिया इन द पश्चिम बंगाल, पारादीप इन द उड़ीसा, विशाखापट्टनम इन द आंध्र, ततीपाका, ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में देखने को मिलता है आपको। ततीपाका इन द आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम एपी में ही है, ये उड़ीसा के अंदर है। और हल्दिया जो आपका है वो क्या है, बंगाल के अंदर आपको जो है ये क्या होगा, दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई आपको देखने को मिलेगा, नागपट्टनम आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ऑयल रिफाइनरीज जो है वो इंडिया के अंदर में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर जो है वो कई सारी चीज़ें जो है इसमें कई बार आपको अलग अलग तरीके से जो है पूछा जाएगा कि कौन कौन सा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, किस किस तरीके से आपको देखने को मिलता है।
किस किस में किस किस की जो है वो ज़्यादा रोल है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी जो है फिगर आउट करनी पड़ेगी कि किसकी किसकी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बंदर आपको जो है बाजार आधारित, तो ये आपको बेसिकली कंट्रीज के इनर साइड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप बरौनी की बात करें, बरौनी आईओसीएल के द्वारा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये चलाई जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन द बिहार, आपको जो है बरौनी में आपको ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, जब आप यहाँ पे यूपी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मथुरा में, ये भी आईओसीएल के द्वारा ही चलाया जाता है मथुरा के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आप करनाल हरियाणा में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पानीपत में देखने को मिलेगा, देन आपको भटिंडा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पंजाब के अंदर में। तो ये सभी आपके जो हैं वो ये सारे आपके जो महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एकमात्र जो है वो बीना दिखाई देगी, जो कि आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर में आपको यहाँ पे, ठीक है, दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये सारे आपके जो हैं वो इनर रिफाइंड ऑयल रिफाइनरीज हैं। आप इस तरीके से इसको कॉपी पे भी मैकआउट कर सकते हैं और सबके जो है रिफाइनरीज मेंशन कर लीजिएगा ताकि वो आपको ध्यान में रहे। तो बाजार आधारित भी आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। देन आपको देखने को मिलेगा कच्चा माल आधारित। जैसे आप गुजरात के अंदर कोयली को देखेंगे, ठीक है, कोयली इज द आपका इन द गुजरात, जो कि क्या है, कच्चा माल आधारित आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। ये भी आपको आईओसीएल के ही अंदर जो है वो है। तो कोयली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो असम के अंदर में आपको, ठीक है, देयर आर द मल्टीपल इन द आपको, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए खंबात की खाड़ी सीधा मिल गया, कोयली से आपको यहाँ पे देखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपके बुगाई गांव हो गया, डिगबोई हो गया, नुमालीगढ़ हो गया, नून माटी जिसे हम नून मटिया कहते हैं। ठीक है, तो नून माटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिगबोई इज द आपका बिगेस्ट वन, यहाँ पे सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको जो है आईओसीएल के अंदर ही जो है आपको देखने को मिलता है। तो कोयली उधर हो गया आपका इन द गुजरात, आपका आईओसीएल हो गया आपका जो है आपके जो है नुमालीगढ़ है, नून माटी है, बोगाई गांव है। ये सभी जो आपके ऑयल रिफाइनरीज हैं ये आपको जो है वो असम के अंदर जो है वो क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरीज हैं इन द इंडिया। टोटल 23 है आपको जो है ऑयल रिफाइनरी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? ये सभी आपके सबसे महत्वपूर्ण है। इसके जो है इंपॉर्टेंट जो इनके जो कंपनीज हैं उसको आपको थोड़ी सी मेंशन करनी पड़ेगी, देन इट विल द आपका कंप्लीट आपको ये यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि मैं इसे यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड वेरियस थिंग। तो हम इसे एक स्पेशल सेशन के अंदर में जो है वो केवल रिफाइनरीज के बात करेंगे। वहाँ मैं आपको कई सारी डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है उसका और कैसे कैसे वो किन रीजन से है, उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रेशियोज़ के कारण क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम हल्दिया के बारे में बात करेंगे, हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द पाइपलाइन। जैसे हम बीना के बारे में बात करेंगे, इट इज़ अ वेरी फेमस क्योंकि ये ओमान से जो है यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे रॉ जो है वो ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। तो हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें बस नाम मेंशन कर लेना है कि दिस इज़ द समथिंग विच इज़ द आपको यहाँ पे व्हेन जब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करने आएंगे तो फिर हम इसके बारे में और भी अच्छे से बातचीत करेंगे। ओके, नाउ दीज आर द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कच्चे माल पे आधारित। द लास्ट वन इज द आपका इंडिया का जो है आणविक खनिजे जो है, न्यूक्लियर आपका जो है मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो काल की जो आपकी स्लेट चट्टाने हैं, स्लेट रॉक्स है, इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको जो परमाणु ऊर्जा के स्रोत है वहाँ पे आपको इंडिया के अंदर दो, एक तो यूरेनियम, दूसरा थोरियम को यूज़ किया जाता है। यूरेनियम जो होता है वो प्रत्यक्ष खनन के थ्रू डायरेक्ट माइनिंग करके मिलता है, लेकिन जो थोरियम होता है वो मोनाजाइट या एल्यूमिनाइट से आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से मिलता है। या इसके अलावा बेरिलियम, जिरकन, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यहाँ से भी आपको थोरियम जो होता है वो मिलता है। व्हेन वी कम टू द यूरेनियम, आप देखेंगे इसका जो महत्वपूर्ण एस्क है और यह क्या है, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट। ये ध्यान रखिएगा कि पिच ब्लेंड और यूरेनाइट आपका जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, एस्क है। भारत में अगर इसके वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में लगभग 80% यूरेनियम तो आपको केवल सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जादूगोड़ा आपका जो है खनन क्षेत्र, जादूगोड़ा इज फेमस फॉर द यूरेनियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा इज फेमस फॉर यूरेनियम। ठीक है, इसके अलावा झुंझुनू हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, उमरा हो गया। कॉपर याद होगा तो झुंझुनू याद होगा। ठीक है, तो अजमेरा, उमरा, ये सब आपको जो है वो भारत में यूरेनियम का जो है एरिया आपको रीजन आपको देखने को मिलेगा। सो ये वो रीजन्स हैं जहां भारत में आपको यूरेनियम देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थोरियम। थोरियम आपको मोनाजाइट और एल्यूमिनाइट से मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा मोनाजाइट और एल्यूमिनाइट आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है।
इंडिया में खासकर आप देखेंगे केरल के तटीय बालू में मोनाजाइट आपको मिलेगा। बेसिकली देयर इज अ मोनाजाइट, आपको वहाँ पे सैंड्स देखने को मिलता है, मोनाजाइट रेट आपको देखने को मिलता है। अगर आप केरल में आप जाएंगे आपको अन्नामलई की पहाड़ियाँ याद होगी, कार्डमम होगी, उसके इधर आपका जो है, जो आपका केरल का जो एरिया है ना, देन आपकी इधर बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ये जो आपके जो रीजन्स में आपको जो आपका मिलता है ना, ये मोनाजाइट होता है। ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय बालू में भी आपको देखने को मिलेगा, और झारखंड में तो एल्यूमिनाइट का आपको संचित भंडार देखने को मिलता है। तो ये आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु उड़ीसा में। यहाँ मोनाजाइट रेट ध्यान रखिएगा कि केरला के अंदर में आपको यहाँ पे थोरियम का आपको सोर्स देखने को मिलता है। यूरेनियम आपको यहाँ पे जो जादूगोरा ध्यान रखिएगा, पिच ब्लेंड और ये यूरोनाइट ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जो है डिफरेंट ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। सो आज के इस सेशन में हमने जो है यहाँ पे खनिज को लगभग समाप्त कर लिया है, धात्विक से शुरू की थी अधात्विक तक, और हमने ऊर्जा खनिजों को भी समाप्त कर लिया। तो हमारा जो खनिज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बाकी जो भी बची खुची चीज़ें हैं वो स्पेशल सेशंस के अंदर मैं आपको करवा दूंगा अलग अलग से। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके मिस हो गए हैं या आपको उस पर क्लासेस चाहिए, तो वो आप जब कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, लिखेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर में जो है वो स्पेशल सेशंस लेके आऊँगा और वहाँ पे हम फिर उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ अप टू यू, अगर आपको वो चीज़ पढ़नी है और आपको करनी है आगे, तो बिल्कुल आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशन में, और कल का जो हमारा सेशन होगा वो हमारी जो है लास्ट सेशन होगी, इंडियन एग्रीकल्चर हम कल करेंगे। एग्रीकल्चर की टॉपिक हमारी होगी और कल वो हमारी लास्ट सेशन होगी। देन वी विल इंटर आपका जो है इनटू द एंसेंट हिस्ट्री विद द किशोर सर, आपको जो है वो आपके जो है एंसेंट हिस्ट्री शुरू करेंगे और फिर जो है आपकी कंटिन्यू चलेगी। मैं बीच बीच में आपको स्पेशल सेशंस के थ्रू आता रहूँगा, और जब आपकी एंसेंट और मेडावल कंप्लीट हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी अभिषेक सर के द्वारा पॉलिटी आएगी, या मैं आपको वापस आऊँगा विद द वर्ल्ड, और इधर आप जैसा कहेंगे हम इन्वायरमेंट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो है वो क्लासेस फिक्स है कि हम 10 या 15 दिन के अंदर में हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, बट इसकी सीक्वेंस वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगी। आप जैसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से हमारी सेशंस जो होंगे वो कंटिन्यू होगी। सो दिस इज ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। जो भी आपको लगता है कि कोई भी इश्यूज या एरर दिखती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।